नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परम अखिल क्लासेस में। प्रीसियस मंत्रा की इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग ओवरऑल 2 क्लास अपनी देख चुके हैं, लेकिन उन दोनों क्लास में हमने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव होकर बात किया था। आप लोगों के द्वारा या फिर क्लास में मैक्सिमम लोगों ने बोला कि सर जो आप प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो आप सिर्फ आंसर बता दीजिए एंड उसका सॉल्यूशन अगर आप हमें प्रोवाइड कर दें तो हम उसे पढ़ लेंगे, क्योंकि सर एक्चुअली में 150 क्वेश्चन होता है और 150 क्वेश्चन का विद सॉल्यूशन अगर आप कराएंगे तो लगभग वो 3-4 घंटे के ऊपर निकल जाएगा और इतना टाइम नहीं होता कि हम इतनी लंबी वीडियोस को देख पाएँ। सो हमारी कोशिश है आज मैं सिर्फ बोल के चलूँगा, जो भी आपके राइट ऑप्शंस होंगे उसको मैं टिक करते हुए चलूँगा और इस क्लास के बाद में ओवरऑल ये मैं आपको क्वेश्चंस और इसके सॉल्यूशंस अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूँगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल का नाम लिख दे रहा हूँ, @ पेन को मैं थोड़ा सा थिक कर लूँ। ओके, अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को विज़िट करेंगे तो उसका नाम मैं लिख देता हूँ, PRAMAKHIL परम अखिल CLASSES परम अखिल क्लासेस। आप ऑलरेडी परम अखिल भी अगर लिखेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। क्लियर? ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर मेरे वीडियो की सारी लिंक आपको मिल जाएगी, PDF नोट्स आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको अपडेट हो जाएंगे, ये क्वेश्चन पेपर जो मैं करवा रहा हूँ ये भी मिल जाएगा और जो इसके सॉल्यूशंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। क्लियर? सो आप उसे ज़रूर ज्वाइन करिए। और ओवरऑल इस पूरे क्लास में आज हम लोग 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 से लेकर और 140 तक। इससे पहले हम लोग 44 प्रश्न कवर कर चुके हैं अपने 2 वीडियो में, और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी बट भरोसा रखिए कि इस वाले क्वेश्चन पेपर में प्रैक्टिस सेट में हम लोग 100 क्वेश्चंस के आसपास कवर करने की कोशिश करेंगे। अपना पहला प्रश्न आज का हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, बट ये हमारा आज का पहला प्रश्न। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? कृष्ण प्रथम, दंती दुर्ग, गोविंद द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। सो आपको पता है कि राष्ट्रकूट साम्राज्य की मैं बस बोल के चलूँगा, मैं आपको रिकैप करवाऊँगा, लिखूँगा नहीं। राष्ट्रकूट साम्राज्य का जो संस्थापक है वो दंती दुर्ग था। सज्जन अभिलेख से पता चलता है कि दंती दुर्ग ने उज्जैन पर अधिकार करके हिरण्यगर्भ दान यज्ञ किया और उस यज्ञ के में प्रतिहारों ने द्वारपाल की भूमिका निभाई थी। उसने तुला पुरुष दान यज्ञ भी संपन्न करवाया था। सो इसका राइट ऑप्शन है दंती दुर्ग। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी वो क्या कहलाती थी? ऑप्शन के तौर पे है महासभा, कुरी, नगरम या पेरुंगिरी। सो मेरे दोस्त इसका राइट ऑप्शन है 45 का C, नगरम वो कहलाती थी। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो नगरम चोल काल के व्यापारिक नगरों तक की सीमित था, मतलब नगरीय तक के व्यापारी होते थे और नगरों में व्यापारियों के संगठन को वॉलंटियर भी कहा जाता था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चंदेल साम्राज्य का जिजाक भुक्ति नाम किस चंदेल राजा के नाम से उत्पन्न हुआ था? जय शक्ति, विजय शक्ति, ननु या हर्ष। तो 46 का राइट ऑप्शन है ए, जय शक्ति। वहीं पे जय शक्ति की अगर मैं बात करूं तो चंदेल राज्य बुंदेलखंड में स्थित है, ये आपको पता है। यहीं पे बुंदेलखंड का जो प्राचीन नाम है वो जिजाक भुक्ति कहलाता है और महोबा लेख के अनुसार इस वंश के तीसरे राजा जय शक्ति अर्थात जिसे जेजा के नाम से भी जाना जाता है, उस व्यक्ति ने अपनी सीमित क्षेत्र को वैसे ही अपना नाम जिजाक भुक्ति दिया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 46, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को उसकी मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा गया है? अकबर, हुमायूं, शाहजहां या जहांगीर। सो मेरे दोस्त इसका राइट ऑप्शन है 47 का ए, अकबर को उसके मृत्यु के पश्चात अर्श आशियानी कहा जाता है। क्लियर है? वहीं अगर अकबर देखेंगे तो अकबर को हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पे देख लेंगे, क्योंकि अकबर की जो पॉलिसीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकबर है, कुछ शासक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आप प्राचीन इतिहास में उठाएंगे तो प्राचीन इतिहास में आपको अशोक मिल जाएगा। अशोक के साथ में जो हमारे यहाँ पे
इंडो ग्रीक आए, इंडो ग्रीक शासक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। गुप्त काल के शासक इम्पॉर्टेंट है, हर्ष हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली सल्तनत में आएंगे तो कुतुबुद्दीन ऐबक इम्पॉर्टेंट है, इल्तुतमिश इम्पॉर्टेंट है, बलबन इम्पॉर्टेंट है। थोड़ा सा और अगर हम पीछे जाएँ तो थोड़ा बहुत हमारे लिए मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गौरी महमूद गजनवी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। सो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 48, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बहादुरपुर का युद्ध 14 फरवरी 1658, सामूगढ़ का युद्ध 15 अप्रैल 1658, खजुआ का युद्ध 5 जनवरी 1659 और देवराई का युद्ध 13 मार्च 1659। इसमें से आपको बताना है 48 में कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सो मेरे दोस्त, राइट ऑप्शन के तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये भी आपका सही है, ये राइट ऑप्शन है। इसके साथ में जो खजुआ का युद्ध है ये भी राइट ऑप्शन है और ये भी राइट ऑप्शन है। ये तीनों आपके राइट ऑप्शन हैं। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो जो सुमेलित नहीं है वो कौन सा है? सामूगढ़ का युद्ध है। अगर मैं सामूगढ़ के युद्ध की बात करूं तो ये 29 मई को हुआ है। 29 मई 1658 को हुआ है। किसके बीच में? दारा सिको एवं औरंगजेब। दारा सिको और औरंगजेब के बीच में हुआ है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई थी? 10 मई 1664, 10 मई 1665, 11 जून 1665 या 18 जुलाई 1667। बहुत आसान सा प्रश्न है। इसके जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 11 जून 1665 है। ठीक, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक। वहीं पे अगर मैं पुरंदर संधि की बात करूँ तो पुरंदर की संधि शिवाजी और जयसिंह के बीच में हुआ था। संधि के कारण शिवाजी की जो छवि थी उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि माना जाता है कि शिवाजी की इसमें पराजय हुई थी और जो जयसिंह है वो विजय प्राप्त किया था। वहीं पे जो जयसिंह है ये किसकी तरफ से लड़ रहा है? मुगलों की तरफ से लड़ रहा था, मतलब मुगल के पक्ष से ये भाग लिया था जयसिंह। क्लियर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बाबर का वजीर निज़ामुद्दीन बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर किसे बाबर का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था? सो मेरे दोस्त, ऑप्शन के तौर पे अमीर उवैस, ख्वाजा गाजी, मेहदी ख्वाजा या हिंदू वेग। तो 50 का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा सी इज़ द राइट ऑप्शन। किसको बनाना चाहता था? मेहदी ख्वाजा को बनाना चाहता था। सबसे खास बात है कि जो बाबर का वज़ीर निज़ामुद्दीन एक योग्य प्रशासक के साथ साथ में एक वीर सेनापति, या मैं यूँ कहूँ तो बहुत बड़ा एक योद्धा भी रहा है। लगभग सभी युद्धों में सक्रिय रूप से भाग उसने लिया है। वहीं निज़ामुद्दीन ही चाहता था कि बाबर के अंतिम समय में हुमायूं के स्थान पर मेहदी ख्वाजा को उसका उत्तराधिकारी बनाया जाए। वहीं पे अगर आप देखेंगे तो जो अकबर के जो बाबर ने अपने ओवरऑल जो उसका साम्राज्य रहा है, हुमायूं रहा है। हुमायूं के साथ में उसके जो अन्य भाई हैं उन भाइयों के साथ में उसने अपने साम्राज्य का बंटवारा किया था। बाबर के अगर मैं युद्धों की बात करूं तो बाबर अपने स्टार्टिंग में 4 युद्ध लड़ा है। 1526 में लड़ा है, 1526 में लड़ा है, 1527 में लड़ा है, 1528 और 1529 में लड़ा है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध। मैं पानीपत शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी और घाघरा। वहीं पे अगर मैं हुमायूं के भाइयों की बात करूं तो हुमायूं है और हुमायूं के साथ में इसके अन्य अन्य भाइयों में हिंदाल है, कमरान है, अश्करी और हुमायूं है। ये इसके 4 भाई हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस इमारत को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है? बीबी का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, बाबर द्वारा निर्मित संभल मस्जिद या जोधाबाई का महल। ठीक। 51 का राइट ऑप्शन है बी, जो हुमायूं का मकबरा है
ये ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे का जो निर्माण करवाया था उसकी पत्नी हमीदा बानो बेगम के द्वारा करवाया गया था और यह मकबरा ईरानी शैली पर आधारित स्थापत्य कला का एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह मुगल काल का पहला मकबरा था जो दोहरे गुंबद के प्रयोग के साथ में बनाया गया है। वहीं हुमायूं के मकबरे को ही ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो मेरे दोस्त अगला प्रश्न हमारा है, हम लोग धीरे से आगे बढ़ेंगे और अपने अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे। वैष्णव पंथ वल्लभाचार्य का संबंध किस संप्रदाय से है? रुद्र संप्रदाय से है या श्री संप्रदाय से है, ब्रह्म संप्रदाय से या कुमार संप्रदाय से है? सो 52 का जो राइट ऑप्शन है वैष्णव पंथ के जो हैं वल्लभाचार्य, इनका जो संबंध रहा है वो रुद्र संप्रदाय से रहा है। वैष्णव धर्म की कृष्ण मार्गी शाखा के ये एक महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं जिनका जन्म बनारस में हुआ है और इनके द्वारा जो दिया गया सिद्धांत है वो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सिद्धांत है शुद्ध, मैं लिख देता हूँ, शुद्ध अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद। देखिए अद्वैत में आ और द्वय है तो द्वय का मतलब दो होता है, आ एक नकारात्मक शब्द है और शुद्ध अद्वैतवाद का मतलब है कि ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर एक है, ऐसा इनका मानना था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि सूफी संत बहाउद्दीन ज़कारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय, नक्शबंदी संप्रदाय या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो मेरे दोस्त ये जो संत बहाउद्दीन ज़कारिया हैं ये सोहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित हैं। 53 का बी होगा। वहीं पे शेख बहाउद्दीन, इनका जो ओवरऑल नाम है, शेख बहाउद्दीन ज़कारिया ने भारत में सर्वप्रथम सोहरावर्दी शाखा का प्रचार किया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था मुल्तान में। इनका जन्म हुआ है मुल्तान में और सबसे खास बात है कि इन्होंने मुल्तान को ही अपनी शिक्षा का केंद्र भी बनाया था। इल्तुतमिश ने बहाउद्दीन ज़कारिया को शेख उल इस्लाम का पद प्रदान किया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ताताचार्य जो प्रसिद्ध दार्शनिक थे इनका संबंध किस शासक से है? देवराय द्वितीय से है, सदाशिव राय से है, अच्युत राय से या वेंकट द्वितीय से है? सो मेरे दोस्त इसका जो राइट ऑप्शन है वो वेंकट द्वितीय से इनका संबंध रहा है। किसका? ताताचार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। विजयनगर के शासकों ने किसने राजव्यास की उपाधि धारण की है? हरिहर प्रथम ने, बुक्का प्रथम ने, हरिहर द्वितीय या देवराय द्वितीय ने? सो मेरे दोस्त सी इज़ द राइट ऑप्शन है। हरिहर द्वितीय ने राजव्यास की उपाधि को धारण किया था। हरिहर द्वितीय जो बुक्का प्रथम की मृत्यु के बाद में संगम वंश की गद्दी पर बैठा, इसने राजाधिराज, राज परमेश्वर, महाराज अधिराज, राजव्यास जैसी उपाधियों को धारण की थी। वहीं पे हरिहर द्वितीय विरूपाक्ष का उपासक भी माना जाता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। कुतुब शाही वंश का प्रसिद्ध बंदरगाह निम्नलिखित में से कौन सा है? धोखर है, मछलीपट्टनम है या देवल या उपयुक्त में से कोई नहीं। सो ये बहुत नॉर्मल सा है, कई बार रिपीटेड है। ओवरऑल मछलीपट्टनम है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। जयमल और फत्ता नामक वीर योद्धाओं का संबंध किस स्थान से है? मेवाड़, बुंदेलखंड, गोंडवाना या रणथंभौर? 57 ये भी बहुत आपको पता ही है कि ये इनका संबंध मेवाड़ से है। अकबर के समय मेवाड़ में सिसोदिया वंश का शासक रहा है, सिसोदिया वंश का शासन रहा। वहीं अकबर ने जब मेवाड़ पर आक्रमण किया तो उस समय राणा उदय सिंह के 2 सरदार थे, उन दोनों सरदारों का नाम ही जयमल और फत्ता था। फत्ता, ये दो व्यक्ति थे, जयमाल और फत्ता, यही उसके दुर्ग की सुरक्षा करते थे। किसकी? राणा उदय सिंह का। और दोनों ही अपने समय के सबसे वीर योद्धा माने जाते हैं। बंगाल में स्थित दाखिल दरवाज़ा निम्न में से किसने बनवाया था? अहमद शाह, यूसुफ शाह, बारबक शाह या महमूद शाह? ठीक, तो मेरे दोस्त इसका राइट ऑप्शन है 58 का सी, ये बनवाया था बारबक शाह ने। बंगाल के
इलियासी शासकों में अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान से देखेंगे तो जो एक व्यक्ति रहा है रुकनुद्दीन बारबक शाह रहा है। और सबसे खास बात है कि एक सज्जन एवं कानून मानने वाले शासक था। वहीं पर यह बंगाली साहित्यों का महान संरक्षक भी माना जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जगत भूषण की उपाधि प्रदान की गई थी? सैफुद्दीन फिरोज़ को, अलाउद्दीन फिरोज शाह को, नुसरत शाह या हुसैन शाह? 59 और मेरे दोस्त 59 का आंसर नंबर डी हुसैन शाह को दिया गया था। हुसैन शाह एक विद्वान शासक था। वह हिंदू एवं मुस्लिम जनता के साथ समान व्यवहार करता था तथा हिंदुओं ने उसे कृष्ण का अवतार, नृपत तिलक, जगत भूषण आदि की उपाधियां प्रदान की थी। यह वैष्णव संत जो चैतन्य महाप्रभु रहे हैं उन्हीं के ये समकालीन रहा है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 60। 59 तक हम लोग देख चुके हैं। कश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसे कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। इसने गौ हत्या प्रतिबंध कर दिया था। या कुतुब नाम से अरबी में किताबें लिखता था। इसे मुल्ला अहमद को महाभारत एवं राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराने के लिए नियुक्त किया गया था। आपको किसका भी चयन करना है? आपको निम्नलिखित में से इनका संबंध किससे रहा है मेरे दोस्त? इतनी सारी बातों का चयन करना है। देखते हैं एक एक को। तो आपको सबसे खास बात पता है कि निम्नलिखित में से कश्मीरी शासक जैनुल आबिदीन के बारे में, ठीक। इसकी सबसे खास बात है क्वेश्चन नंबर 60 की कि कश्मीर का अलाउद्दीन कहा जाता है। ये तो ठीक है, ओके। कश्मीर का इसे अलाउद्दीन कहा जाता है, ये ठीक है, ये सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसने गौ हत्या को प्रतिबंध किया था, हाँ ये भी ठीक है। यह कुतुब नाम से अरबी में कविताएं लिखता था, ये गलत स्टेटमेंट है। और अगर ये गलत स्टेटमेंट है तो तीसरा हमारा गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा और ये गलत होगा। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। निम्नलिखित में से किस शासक ने इथियोपियाई एवं तुर्की दासियों से युक्त एक अंग सेना का गठित किया था? हुसैन शाह, गयास शाह, दिलावर खां या जफ़र खां? तो 61 का राइट ऑप्शन है बी, गयास शाह ने ये काम किया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमेलित नहीं है बहादुर शाह प्रथम, शाह खबर, जहांदर शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम द्वितीय। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है और आपका आंसर आ रहा है डी, शाह आलम द्वितीय घृणित कायर के तौर पे ये इसकी जो उपाधि रही है वो सुमेलित नहीं है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि आमेर के राजा जयसिंह द्वारा आधुनिक उपकरणों से युक्त वेधशाला निम्नलिखित में से किस स्थान पर नहीं बनवाई गई थी? क्वेश्चन नंबर 63 और क्वेश्चन नंबर 63 का राइट ऑप्शन है ए, आमेर पे नहीं बनवाई गई थी। क्लियर। वहीं अगर मैं बात करूं थोड़ा सा आमेर के राजा जो जयसिंह हैं, जयसिंह को मिर्जा या सवाई राजा के नाम की उपाधि भी प्रदान की गई थी। और ये उपाधि दी किसने थी? तो मुगल बादशाह जहांदर शाह ने दिया था इनको। किसका? सवाई राजा का। यह एक कुशल शासक होने के साथ साथ में बहुत बड़ा विधिवेत्ता भी था, खगोल शास्त्री भी था, नगर नियोजक भी था, नगर संस्थापक एवं वैज्ञानिक भी था। वहीं पर जयसिंह ने मथुरा, उज्जैन, जयपुर में, ठीक मैं लिख दे रहा हूँ मथुरा, अच्छा लिखा भी तो है, एक और है मथुरा में, ठीक मैं लिख दे रहा हूँ एक और कहाँ पर है? मथुरा में। मथुरा में है, मथुरा, जयपुर, उज्जैन और दिल्ली में वेधशाला की स्थापना किया था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा कथन टीपू सुल्तान के बारे में सत्य नहीं है?
अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, जर्मनी और मैसूर के मैत्री के प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था, नौसेना बोर्ड का गठन किया था, इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। सो आपको पता होगा कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, बी कथन सत्य नहीं है। जर्मनी और मैसूर के प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष इसने नहीं लगवाया था टीपू सुल्तान ने। वहीं पे अगर आप देखेंगे टीपू सुल्तान 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद मैसूर के सिंहासन पर बैठा था और इसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया तथा अपने नाम से सिक्के जारी करवाए। इसी के साथ में इसने सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र तथा हिंदू संवत की आकृतियां भी अंकित करवाई थीं। इसने फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर के श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया और उसका सदस्य बना तथा अपनी राजधानी में फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री का स्वतंत्रता का प्रतीक, या मैं यूँ कहूँ तो स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। वहीं 1796 में अंग्रेजी नौसेना के मुकाबला करने के लिए इसने एक नौसेना बोर्ड का भी गठन किया तथा मंगलौर, मौलिदाबाद, दाजिदाबाद आदि में डाक यार्ड का भी इसने निर्माण करवाया था। और सबसे खास बात रही है कि साम्राज्यवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। नानक शाही सिक्के किसने चलवाए थे? बंदा बहादुर ने, जस्सा सिंह ने, रणजीत सिंह ने या नवाब कपूर सिंह ने? 65 और 65 का आंसर नंबर सी रणजीत सिंह ने चलवाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66। किस पुर्तगाली वायसराय ने कोचीन की जगह गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी? अल्फांसो डी अल्ब्रुक, जोवा डी क्रेस्टो, नीनो डी कुन्हा या फ्रास्को डी अल्मेडा? सो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है और ये हमेशा चर्चे में भी रहता है। चर्चे में कहने का मतलब है अगर एक साल में कोई आप एग्ज़ाम उठा लें तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं निकलता एक आध जहाँ पे ये वाला प्रश्न आपसे पूछा ना जाए। तो नीनो डी कुल्हा ने पुर्तगालियों की जो वायसराय रहा है उसने कोचीन के स्थान पे गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी। कब? 1529 में नीनो डी कुल्हा ने पुर्तगाली वायसराय बनकर वह भारत में आया और इसने 1930 में कोचीन की जगह पे गोवा को अपनी राजधानी बनाई थी। कब बनाया था? 1930 में 1930 में इसने राजधानी बनाई थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? तो अगला प्रश्न हमारा कह रहा है डचों ने भारत में अपने पहले कारखाने की स्थापना कहाँ पे की है? मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत या कोचीन? तो बहुत आसान सा सवाल है। डचों ने भारत में अपना जो पहला कारखाना की स्थापना की थी वो कहाँ पे किया था? मछलीपट्टनम में किया था। क्लियर। और कब किया है? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुआ था या 1606 में किया गया था। क्लियर। और इसने अपने 21 वर्ष के बाद में भारत में या भारत के जो पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना प्रारंभ किया था और आक्रमण एवं विजय के स्थान पर या इन्हीं के बल पर ये भारत में अपने संबंधों को स्थापित किया और अपनी कंपनियों की स्थापना की थी। डच ने भारत में 1605 में मछलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना खोला था। कहाँ पे? 1605 में पहली बार मछलीपट्टनम में अपना कारखाना खोला था। इसी के जस्ट बाद में जो अपना अगला कारखाना खोला है 1610 में पुलिकट में खोला है। कहाँ पर? 1610 में पुलिकट में खोला है। सूरत में 1616 में, ठीक है, 1616 में सूरत में ओपन किया है। 1645 में कारीकाल में ओपन किया है। और इसी के साथ में इन्होंने इनका जो व्यापारिक संबंध रहा है वो किस में रहा है? व्यापारिक संबंध भारत से करने के बाद इन्होंने नील, चोरा, सूती वस्त्रों का निर्यात किया। वहीं पे अगर मैं कोचीन की बात करूं तो कोचीन में 1663 में इन्होंने अपनी व्यापार में कारखानों की स्थापना की। किस मुगल शासक ने अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस को 400 का मनसब एवं जागीर प्रदान किया था? क्वेश्चन नंबर 68। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेवरेट क्वेश्चन रहा है पीसीएस का कि ये किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। क्लियर। कैप्टन हॉकिंस
इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम का दूत के रूप में 1608 में आया था। ये भैया आए कब? ये भैया आए 1608 में, ठीक। और किसके दरबार में आए ये भैया आए जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर ने इनको मनसब प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई है? रिजविक की संधि, एक्सलासैपल की संधि, मंगलौर की संधि या श्री रंगपट्टनम की संधि? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ कब है? तो 1748 में एक्सलासैपल संधि से समाप्त हुआ था। तो 69 का क्या हो जाएगा? 69 का जो आंसर है वो बी इज़ द राइट ऑप्शन होगा। क्लियर। और अगर मैं बात करूं इसमें, तो इस समय यूरोप के अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच में ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकारी को लेकर के लड़ाई हो रही थी, जो इस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध का ऐतिहासिक एवं तत्कालिक कारण यह रहा है कि इसने फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लेना व जो अंग्रेजी कैप्टन थे उन्होंने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार किया था, और इस संधि ने मद्रास को पुनः अंग्रेजों में मिला लिया गया था। क्लियर। आगे, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? तो द्वैत शासन का जनक आप सभी को पता है कि लियो कार्टेस को माना जाता है, ठीक है। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। हमें बहुत कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। द्वैत शासन का जनक लियो कार्टेस को माना जाता है। द्वैत शासन की शुरुआत कहाँ कब हुई है? तो द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में 1765 में हुई है, ठीक। मैं बस थोड़ा सा लिखूँगा, ज़्यादा नहीं। बंगाल में 1765 में हुआ है। क्लियर। और इसके अंतर्गत कंपनी दीवानी एवं निजामत के कार्यों को निष्पादित करने के लिए भारत में अलग अलग माध्यम से अपनी रीति रिवाजों को अपनाती थी। द्वैत शासन में बस इतना सा कहना था कि जो दीवानी का कार्य है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास, और निजामत का कार्य किसी दूसरे व्यक्ति के पास रखा जाए, बस ऐसा ही द्वैत शासन था। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? 71 कह रहा है कि पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1772, 1774, 1872 या 1874? तो पहली बार कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 में किया गया था। सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। वही मतलब, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। और इसका जो मुख्य न्यायाधीश कौन था? वो एलिजा एम्पे थे। इसके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो कौन है? वो एलिजा एम्पे थे। इसके जो मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थे, ठीक है। कौन था मुख्य न्यायाधीश? जिसे आप चीफ जस्टिस बोलते हो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, किस चार्टर एक्ट के तहत एक विधि आयोग का गठन किया गया था? 1793, 1813, 1833 और 1853? क्वेश्चन नंबर 72। अब बहुत आसान से प्रश्न है। तो आपको पता है कि एक विधि आयोग का गठन किसके तहत किया गया था? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। क्लियर। और भारत में अगर आप चार्टर्ड एक्ट की बात करेंगे तो चार्टर्ड एक्ट विधि आयोग का जो गठन किया गया वो तो 1833 के अधिनियम के तहत किया गया था। और इसका सर्वप्रथम मैकाले को विधि आयोग के सदस्य के रूप में गठित किया गया था। मतलब जो एक विधि आयोग था ये किसके अधीन किया गया था? लॉर्ड मैकाले के अधीन था। लॉर्ड मैकाले के अधीन किया गया था, ठीक है। और सबसे खास बात है 1833 के अधिनियम में कि इसने भारत में संपूर्ण मतलब मुक्त व्यापार, मैं इरेज करके थोड़ा साफ लिख देता हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए। मुक्त व्यापार। क्लियर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथक निर्वाचन मंडल के बारे में किसने कहा था कि हम नाग के दंत बो रहे हैं और इसका फल भीषण होगा? रैमजे मैकडोनाल्ड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैंटेग्यू या लॉर्ड मिंटो? सो ये आपको पता है कि लॉर्ड मिंटो का ये स्टेटमेंट था। और लॉर्ड मिंटो, ठीक है,
1909 के जब भारत परिषद अधिनियम लाया गया था, तो 1909 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को एक पृथक मताधिकार प्रदान किया गया था एवं पृथक निर्वाचक क्षेत्र की स्थापना की गई थी। इसी के संदर्भ में लॉर्ड मिंटो ने लॉर्ड मार्ले को लिखा था कि हम नाग के दंत बो रहे हैं, और 1909 के अधिनियम को लॉर्ड मार्ले मिंटो अधिनियम सुधार के नाम से भी जाना जाता है। वहीं 1919 का अधिनियम मैंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या 1947 का अधिनियम? 1935 अधिनियम से भारत शासन अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। क्लियर? तो 1935, ये नॉर्मल सा सवाल है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहाँ बताने लायक, डिस्क्रिप्टिव करने लायक नहीं होगा, हम वहाँ सीधा बढ़ जाएंगे, जहाँ होगा वहाँ पे हम करके चलेंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा का प्रारूप समिति में कौन शामिल नहीं था? KM मुंशी, सैयद मोहम्मद शादुल्ला, JB कृपलानी या N गोपालास्वामी अय्यर? तो आपको पता है मेरे दोस्त की JB कृपलानी ऑलरेडी नहीं थी। JB कृपलानी क्या थी? तो ये क्लियर। संविधान सभा के अगर मैं सलाहकार की बात करूं तो वो कौन थे? वो BN राव साहब थे। पहली बार जब संविधान का सभा का गठन या प्रारूप रखा गया था तो 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको रखा था। और समिति के अलावा इसके अन्य सदस्यों में कौन था? तो N गोपालास्वामी अय्यर थे, AK अय्यर थे, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी थे, ठीक है, जिसे आप KM मुंशी के नाम से भी जानते हैं, अहमद शादुल्ला थे, माधव जी थे, DP खेतान थे, ये सारे लोग थे। वहीं संविधान समिति में कौन नहीं था? तो JB कृपलानी नहीं थी। ओके, तो C इज़ द राइट ऑप्शन, JB कृपलानी। ओके, अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं और हमारा अगला प्रश्न है 76। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वायसराय लॉर्ड विलियम बेंटिंक से संबंधित नहीं है? सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, नर बलि प्रथा का अंत या व्यापगत सिद्धांत की शुरुआत? क्वेश्चन नंबर 76। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माना जाता है इन्हें, और इनका जो कार्यकाल रहा है 1928 से लेकर के 1933 तक रहा है। विलियम बेंटिक ने 1929 में सती प्रथा पर रोक लगाया था, 1930 में ठगी प्रथा को समाप्त किया था, साथ ही साथ में नर बलि प्रथा का जो अंत है वो भी विलियम बेंटिक ने ही किया था। लेकिन व्यापगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो शुरुआत मानी जाती है वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा मानी जाती है। क्लियर? तो D नहीं होगा। इसकी शुरुआत किसने की है? तो इसकी शुरुआत की है लॉर्ड डलहौजी। सती प्रथा का अंत कब हुआ है? तो 1929 में, सॉरी 1829, 1929 नहीं होगा जी, 1829 में हुआ है। वहीं आपको पता होगा कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो 1828 में की थी। ब्रह्म, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट आपके लिए बेनिफिशियली होगा। ब्रह्म समाज 1828 में किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक। ठगी प्रथा की समाप्ति कब की गई थी? तो ठगी प्रथा का अंत 1830 में किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वायसराय के काल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ है, लॉर्ड इरविन के काल में हुआ है, लॉर्ड वेलिंगटन के काल में हुआ या लॉर्ड लिथिगो के शासनकाल में हुआ? तो साइमन कमीशन आया कब है? तो साइमन कमीशन आया है भारत में 1927 में, और उस समय हमारे यहाँ पे कौन था? तो हमारे यहाँ उस समय थे लॉर्ड इरविन। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 77। मतलब 1927 में अगर आप बोलोगे तो गठन हुआ है और आगमन माना जाता है 1928 में, मतलब ये 27 में साइमन कमीशन का गठन किया गया और भारत आगमन हुआ है 28 में। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। वहीं अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, साइमन कमीशन के विरोध में एक प्रश्न आता है कि साइमन कमीशन के विरोध में किस व्यक्ति की मृत्यु हुई थी? तो ये मृत्यु हुई थी लाला लाजपत राय की। ये भी मैं लिख देता हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय।
LLI, मैं लिख दे रहा हूँ, राजा लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन के आगमन पर जो विरोध किया गया था, उस विरोध में लाठीचार्ज हुई थी और लाठीचार्ज करने पर लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78, वर्ष 1813 में भारत के व्यापार से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया था। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ने पे कच्चे माल के निर्यात के लिए भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण पर बल दिया गया। चलो ठीक है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बुनकरों के हड्डियों से भारत की जो भूमि है वो भरी पड़ी हुई है। ये दो चीज़ हम देखेंगे। तो हमें तो भले कुछ ना पता हो, बट ये पता है कि ये स्टेटमेंट कार्ल मार्क्स का नहीं है। क्लियर? हाँ, ये बात सही है कि भारत में जो व्यापार रहा है 1813 के अधिनियम में, वो एकाधिकार व्यापार को समाप्त किया गया था। तो पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक, बाकी तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो 78 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा ए इज़ द राइट ऑप्शन। वहीं पे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि चीन के साथ व्यापार, चीन एवं चाय, इन दोनों को जो समाप्त किया गया था वो 1833 में किया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में भूमि का स्वामी किसे बनाया गया था? ज़मींदार को बनाया गया है, या किसानों को बनाया गया है, संपूर्ण गांव को बनाया गया है, या गवर्नर को बनाया गया है? तो अस्थाई बंदोबस्त में जो भूमि का स्वामी था वो कौन होता था? वो ज़मींदार होता था। वहीं पे अगर मैं अस्थाई बंदोबस्त की बात करूं तो अस्थाई बंदोबस्त का जो व्यवस्था लाया था, ये कौन लाया है? कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस लाया है। कब? 1793 में लाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्म दाता किसे माना जाता है? तो ये भी बहुत एक छोटू सा प्रश्न है कि टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। सो ये भी हैं और ये भी हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? उपरोक्त में दोनों होंगे। 3 कठिया प्रथा के अंतर्गत किसानों को जमीन के कितने भाग पर नील की खेती करना इम्पॉर्टेंट था? 1/3, 2/3, 3/20 या 1/20? क्वेश्चन नंबर 81, आपको पता है कि 3/20 भाग पे किसानों को नील की खेती करना पड़ता था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, चंद्रशेखर दत्ता, RP दत्ता, RC दत्ता या राजेंद्र प्रसाद? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं वो कोई और नहीं है, हमारे दादा भाई नौरोजी हैं। वहीं पे दादा भाई नौरोजी से संबंधित और भी पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी ने ही 1866 और 67 में पहली बार धन के बहिर्गमन का सिद्धांत भी प्रस्तुत किया था। और धन के बहिर्गमन का जो सिद्धांत था, ये एक बार इंग्लैंड में गए थे, वहीं पे इंग्लैंड में ही इन्होंने अपना एक पत्र भी लिखा था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की थी, या यह ध्यान आकर्षण करने का कोशिश किया था अंग्रेज़ों का, कि किस प्रकार अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे हैं और उसके बदले में भारतीयों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ में धन के बहिष्क्रमण का सिद्धांत, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये सब के सब दादा भाई नौरोजी साहब की देन है। वहीं पे अगर मैं महात्मा गांधी जी की बात करूं तो महात्मा गांधी जी की जो पुस्तक है वो कुछ और है, हम उस पर भी बात कर लेंगे। वहीं पे अगर मैं आपसे बात करूं, RC दत्ता की मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अब हम आते हैं 83 पे। ओके, ओवरऑल आज हम 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, पूरा का पूरा 140, भले ही टाइम थोड़ा सा लंबा हमारा क्यों ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 83 पे, 1857 की क्रांति के कारणों में कौन शामिल था? डलहौजी की व्यापक नीति, वेलेचली की सहायक संधि, ब्लैक होल की ट्रेजेडी। क्लियर? 83, तो मेरे दोस्त ब्लैक होल की ट्रेजेडी इंपॉर्टेंट नहीं था, बाकी ये दोनों रीज़न रहे हैं, तो तीसरा तो नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। बाकी अगर मैं बात करूँ, ये नहीं होगा, बाकी अगर ये नहीं होगा तो पहला और दूसरा इसका विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 83 और 83 का ए
इज द राइट ऑप्शन। 84, 1857 की क्रांति का लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब, वीर कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल या खान बहादुर खान ने किया था? तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से नेतृत्व किया था, ये बहुत आप सभी को पता है। क्लियर। अगर मैं थोड़ा सा और आपसे बात करूं तो वीर कुंवर सिंह भोजपुर वाले क्षेत्र से रहे, वही खान बहादुर खान रोहेलखंड वाले क्षेत्र से रहे। 1857 की क्रांति को निम्नलिखित में से किसे हिंदू मुस्लिम संयण की संज्ञा दी थी? R.L.R. रीज ने, आउटरम योम टेलर ने, पार्सिवल स्पेयर ने या T.R. होम्स ने? 85 का बी, आउटरम एंड टेलर ने हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। सन्यासी विद्रोह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका मुख्य प्रभाव बंगाल क्षेत्र था। हिंदू मुस्लिम एकता इस विद्रोह की प्रमुख विशेषता रही है। आनंद मठ नामक पुस्तक इस विद्रोह से संबंधित रहा है। सन्यासी विद्रोह, तो मेरे दोस्त तीसरा तो बिल्कुल सही है, ठीक, कि सन्यासी विद्रोह आनंद मठ में, आनंद मठ के लेखक कौन थे? चटर्जी साहब थे। तो आनंद मठ में ही ऑलरेडी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है और इसका जो प्रभाव क्षेत्र रहा है वो क्या रहा है? बंगाल रहा है। तो 1 और 3 तो कंफर्म है और 1 3 है नहीं, तो कंफर्म है कि डी इज़ द राइट ऑप्शन होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87, कूका आंदोलन कहाँ पर हुआ है? तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ है, ये हर किसी को पता है, हमें कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे कूका आंदोलन के? तो भगत जवाहर मल एवं राम सिंह कूका, इन दोनों व्यक्तियों ने अपना नेतृत्व से प्रदान किया था। मैं लिख भी दूँ, लिख दूँ? अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मैं लिख दूँ, चलिए। भगत जवाहर मल और राम सिंह कूका। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, मुंडा विद्रोह के नेता निम्नलिखित में से कौन थे? सिद्धो थे या कान्हो थे या बिरसा थे या भैरव थे? तो हम जानते हैं कि बिरसा मुंडा कॉमन तौर पे भी हम बोलते हैं और बिरसा मुंडा को धरती अब्बा के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 88, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था और ये वर्तमान में झारखंड का जो रांची वाला रीजन्स है उसके आसपास के क्षेत्रों को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उदंड मार्तंड भारत में हिंदी का पहला समाचार पत्र था, ठीक है। इस पत्र का प्रकाशन जुगल किशोर ने किया था, ठीक है। इसका प्रकाशन नागपुर से होता था, ठीक है। अब हम देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो उदंड मार्तंड का पहला समाचार पत्र मानते हैं कि हिंदी वाला रहा है, ठीक। तो ये तो भैया चलो ठीक है, ये ठीक है, ठीक। ये आ जाओ भाई, नहीं आओगे क्या? 1 सेकेंड। क्या हो गया? अभी ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, तो ये वाला तो सही है, ये भी सही है। यह समाचार पत्र जुगल किशोर ने किया था, ये भी सही है। लेकिन क्या ये नागपुर से होता था? तो जी नहीं, ये नागपुर से नहीं होता था, ये कलकत्ता से होता था। यहाँ से नहीं है, कलकत्ता से है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग बढ़ रहे हैं 89 के बाद क्वेश्चन नंबर 90 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 90 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर का कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निम्नलिखित में से किस गवर्नर द्वारा लगाया गया था? लॉर्ड रिपन के द्वारा लगाया गया या लॉर्ड लिटन के द्वारा लगाया गया, चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा लगाया गया या लॉर्ड मेयो के द्वारा लगाया गया? तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है भारत में स्थानीय भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के उद्देश्य से लॉर्ड लिटन के द्वारा 1978 में लगाया गया था, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1878 में
लॉर्ड लिट्टन के द्वारा लगाया गया था और इसी के जस्ट बाद में लॉर्ड रिपन के द्वारा हटाया गया था। ठीक है, बस इतना आप जानिएगा। वहीं पे अगर मैं बात करूँ चार्ल्स मेडकॉफ की, तो चार्ल्स मेडकॉफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। मुक्तिदाता किसका? समाचार पत्र का। और वहीं लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना हुआ था। कब हुआ था? 1872 में। क्लियर? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 81 पे हम लोग आ रहे हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? लॉर्ड मैकाले के द्वारा, लॉर्ड वेलेजली के द्वारा, कॉर्नवालिस के द्वारा या लॉर्ड रिपन के द्वारा? तो आपको पता है फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराई गई है? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा करवाई गई है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो चर्चित रहा है वुड डिस्पैच में शामिल नहीं था? ओके। महिला शिक्षा, शिक्षा का अंग्रेजी माध्यम, अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा का नियामक पद्धति, या इलाहाबाद, पटना, बनारस में विश्वविद्यालय की स्थापना। सो ये नहीं शामिल था, बाकी तीनों शामिल थे। ठीक। हालांकि आप देखेंगे तो पहली बार चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया है? 1854 में आया था। ये 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच को लाया गया था। क्लियर? जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्लियर? बंगाल विभाजन के विरोध में किस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? 6 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905, 7 अगस्त 1905, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 16 अक्टूबर 1905 को हम लोगों ने शोक दिवस के रूप में मनाया था। वहीं पे अगर मैं थोड़ा सा बंगाल विभाजन की बात करूँ तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और बंगाल विभाजन की घोषणा का मुख्य आधार हिंदू और मुस्लिम संप्रदायों को ध्यान में रखते हुए किया गया था। जो पूर्वी वाला बंगाल था वो मुस्लिम बहुल और जो पश्चिमी बंगाल था वो हिंदू बहुल रखा गया, जिससे कि सांप्रदायिकता को आधार बनाकर हिंदू और मुस्लिम को लड़ाया जा सके और फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया गया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 94। कांग्रेस के लिए सर्व समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 में लंदन में किसकी अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी? जॉर्ज यूले, विलियम डिग्वी, ए.वो ह्यूम या साइमन कॉलिन? सो आपको पता है कि 94 का जो ऑप्शन होगा वो बी होगा, विलियम डिग्वी के अध्यक्षता में 1889 में या 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। सो मेरे दोस्त बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वहीं पे ए.वो ह्यूम कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक रहे हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने 1888 में संयुक्त भारतीय राजभक्त सभा का निर्माण किया था? R.N. मुधोलकर, अबुल कलाम आज़ाद, सर सैयद अहमद खान ने किया था या W.C. बनर्जी ने किया? सो मेरे दोस्त इसकी जो स्थापना 1888 में सर सैयद अहमद खान ने एक संयुक्त भारतीय राज्यसभा या यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था या निर्णय लिया था। इस सभा का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस के प्रचार को निष्फल करना था और लोगों को कांग्रेस से दूर करने के लिए किया गया था। क्लियर? तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 96 और 96 कह रहा है कि अध्यक्षता किसने नहीं की है? तो कानपुर अधिवेशन 1905 सरोजिनी नायडू इन्होंने किया था। ये पहली भारतीय महिला है, भारतीय फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजिनी नायडू। बेलगांव 1924, मोतीलाल नेहरू नहीं, बेलगांव की अध्यक्षता एकमात्र अध्यक्षता थी जिसे गांधी जी ने किया था। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, ये नहीं होगा हमारा। कराची 1931 में वल्लभ भाई पटेल और हरिपुरा 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। पहली महिला किसने की थी? मतलब फर्स्ट WOMAN, फर्स्ट वोमेन कौन थी? तो ये हमारी थी एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट किसकी? कांग्रेस अध्यक्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन से एक नेता गर्मपंथी नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले मैं यूँ कहूँ तो गर्मपंथी नहीं थे, नरमपंथी थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 और 97 के डी इज़ द राइट ऑप्शन। वहीं पे अगर आप थोड़ा सा गर्मपंथी और नरमपंथी व्यक्तियों को देखेंगे तो जो गर्मपंथी व्यक्ति हैं वो उनकी खोपड़ी हमेशा गर्म ही रहती थी, उग्रवादी विचारधारा के थे, उग्रवादी प्रवृत्ति के थे, मार काट में बम फोड़ने में सबसे आगे रहते थे। वहीं पे जो उदारवादी प्रवृत्ति के थे, नरमपंथी थे, उनका मानना था कि निवेदन करके, बातचीत करके चीज़ों को ईजिली शॉर्ट वे में सही तौर तरीके से किया जा सकती, मतलब अनुनय, निवेदन करना संवैधानिक तरीक़ों से अपनी मांग करने के उद्देश्य से किया गया था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर हम लोग किस पे अभी आ चुके थे? हम लोग आ चुके थे क्वेश्चन नंबर अब 98 पे। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले या दादा भाई नौरोजी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सा है कि द वैलेंटाइन शिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा है। क्लियर? तो किसको कहा है? बाल गंगाधर तिलक को कहा है। किसने कहा है? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है। वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है, बाल गंगाधर तिलक को कहा है। क्लियर? अगला प्रश्न, 1908 के अलीपुर संयंत्र मामले में सरकारी गवाह बन गए थे नरेंद्र गोसाई, कन्हई लाल दत्त, सत्येंद्र बोस या वरिंद्र घोष। सो नरेंद्र गोसाई ओवरऑल यही वो गद्दार थे एक प्रकार से, जो अंग्रेज़ों के सरकारी गवाह बन गए थे। अलीपुर संयंत्र केस का जो मामला रहा है वो 1908 में अरविंद घोष एवं वरिंद्र घोष सहित 39 लोगों को अवैध रूप से हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 17 लोगों को सज़ा सुनाई गई थी और इसी मामले में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बन गए थे। बाद में कन्हैया लाल दत्त एवं सत्येंद्र बोस ने जेल में नरेंद्र गोसाई को गोली मारकर हत्या कर दी थी। क्लियर? अगला प्रश्न, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल एवं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को किस केस के तहत फांसी दी गई थी? तो अलीपुर संयंत्र केस, काकोरी संयंत्र केस, चटगांव शस्त्रागार लूट या लाहौर षड्यंत्र केस। तो ये काकोरी ट्रेन एक्शन जो हुआ था, जिसका नाम परिवर्तन किया गया है, ये हुआ कब था? तो 1925 में हुआ था। में 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ और सहारनपुर वाला जो रीजन है, वहीं पे काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में डाका डाला गया और सरकारी खजाने को लूटा गया था। इसी घटना को काकोरी कांड या अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। इस घटना में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन लाल एवं राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई थी, जबकि चंद्रशेखर आज़ाद यहीं से फरार हो गए थे। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड एंड लेफ्टिनेंट अरेस्ट की हत्या किसने की थी? खुदीराम बोस ने, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने, चापेकर बंधुओं ने या बाघा जतिन ने या योगेंद्र चंद्र चटर्जी ने किया था? क्वेश्चन नंबर 101, तो ये चापेकर बंधुओं ने किया था। क्लियर? ये घटनाएं हैं कब की? तो ये घटना है 1897 की। क्लियर? ये घटना है 1897 में 1897 में चापेकर बंधुओं में दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि चापेकर एवं वासुदेव हरि चापेकर ने पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड बम कांड में शामिल था? विनायक देशपांडे, खुदीराम बोस, वाटुकेश्वर दत्त या कन्हैयालाल दत्त? क्वेश्चन नंबर 102। 1908 में बिहार के मुजफ्फरपुर में
खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने किंग्स फोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन बेचारी की किस्मत अच्छी थी कि वह बच गया, और बचने के बाद में आगे चल करके राष्ट्रीय आंदोलन के हमदर्द रह चुके थे मिस्टर कैनेडी की पत्नी और उनकी पुत्री इसमें मारी गई थी। इसके बाद में प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने आत्महत्या कर लिया था, खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दिया गया था। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? 102 का आंसर नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किसे निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया, लाला लाजपत राय या अरविंद घोष ने किया था? तो आपको पता है कि निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया था। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। केशवलीग्राम हेडगेवार ने कब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी? 21 दिसंबर 1924, 27 सितंबर 1925, 11 जुलाई 1926 या 18 नवंबर 1927? 104 का बी 27 सितंबर 1905 को हेडगेवार साहब ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल या शिव वर्मा? सो राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह, ये तीनों लोग हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, जबकि शिव वर्मा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे। तो डी इज़ द नॉट राइट आंसर। ओके, ये उसके सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 106 पे हम लोग आते हैं, और क्वेश्चन नंबर हमारा 106 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? दिल्ली षड्यंत्र केस अमीन चंद्र, काकोड़ी षड्यंत्र केस अशफाकुल्ला, लाहौर षड्यंत्र केस जतिन दास, नासिक षड्यंत्र केस राम प्रसाद बोस के बारे में है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का डी इज़ द नॉट राइट आंसर। इसका नासिक षड्यंत्र केस से संबंध किसका है? तो रास बिहारी बोस का जो संबंध है ये दिल्ली से है। ठीक, रास बिहारी बोस का संबंध इनका संबंध किससे है? तो इनका संबंध दिल्ली से है। रास बिहारी बोस का संबंध दिल्ली से रहा है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को किस केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी? नासिक षड्यंत्र केस में, लाहौर षड्यंत्र केस में, काकोरी षड्यंत्र केस में या अलीपुर षड्यंत्र केस में? तो आपको पता है कि अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। वहीं पे 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दे दी गई थी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 108 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी का प्रारंभ किया था? रास बिहारी बोस, सोहन सिंह भाकना, भीकाजी रुस्तम कामा या श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था? सो आपको पता है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। वहीं पे 1905 में, फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत में स्वशासन की प्राप्त करने के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किया था, और इस सोसाइटी के द्वारा ही लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की गई, एवं इस सोसाइटी के द्वारा एक समाचार पत्र का संपादन किया जाता था, और उस समाचार पत्र के संपादन का नाम ही क्या था, या उस पत्र का नाम ही था द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, लिखने में बहुत टाइम जाता है। सही उत्तर चुनना है। मेरठ संयंत्र केस, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन और कानपुर षड्यंत्र केस, इन सब को सीक्वेंस में लगाना है। तो जो मेरठ षड्यंत्र केस है, मैं लिख दे रहा हूँ एक एक को। मेरठ षड्यंत्र केस कब का है? तो मेरे दोस्त ये 1929 का है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन 1928 में किया गया था। मेरठ षड्यंत्र केस ये कब, मेरठ वाला कब है? तो मैंने बता दिया कि 1929 में है। अब कौन सा? कानपुर षड्यंत्र केस। तो कानपुर वाला जो षड्यंत्र केस है ये 1924 में है। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया था? तो ये
1934 में किया गया था। अब आप इसको सही लगा लीजिए, तो सही विकल्प क्या होगा? सही विकल्प हो जाएगा हमारा 4 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन, 4 2 1 3। यही तो होगा जी, 4 2 1 3। 4 2 1 3 कहाँ है भाई? 4 2 1 3, अच्छा सी पे है, क्षमा चाहूँगा, 4 2 1 3 सी इज़ द राइट ऑप्शन। 10वां 110, बंगाल के राष्ट्रवादी मुसलमानों ने कब अहरार आंदोलन शुरू किया था? 1906 में, 1916, 1926 या 1936 में? तो 1906 में बंगाल के जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं उन्होंने अहरार आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन के नेताओं में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, हसन इमाम, ये सारे लोग शामिल थे। और इन नेताओं ने बड़े जोरदार ढंग से यह प्रस्तावित किया कि मुसलमानों को अब ब्रिटिश सरकार की बिल्कुल ही चटुकारिता करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहिए। क्लियर? सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1906। क्वेश्चन नंबर 111, एका आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1921 और 22 में बंगाल के किसानों ने एका आंदोलन चलाया। एका आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पाशी योम सहरेव थे। 111। सो आपको पता होगा कि जो 1921 और 22 में, ठीक है, पहला या 1921-22 में बंगाल के किसानों के द्वारा ये नहीं चलाया गया था, जबकि ये अवध के किसानों के द्वारा चलाया गया था। क्लियर? ये बंगाल नहीं है, अवध के किसान थे ये। क्लियर? और इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो फिर दूसरा वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 हो चुका है। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 112 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 112 क्या कह रहा है हमारा? डिफेंस ऑफ इंडियन एक्ट 1950 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, मैं थोड़ा सा और छोटा कर ले रहा हूँ, इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने का था। इस अधिनियम ने स्थानीय सरकार को परीक्षणों के लिए 3 आयुक्तों को नियुक्त करने की शक्ति दी, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद के नीचे हो सकते थे। सो क्वेश्चन नंबर 112 और इसका दोनों का ऑप्शन सही है, सी इज़ द राइट ऑप्शन। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। सो मैं इसे अब थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जिससे कि आप इजीली कर पाएँ। ओके, अलीपुर बम संयंत्र केस, चटगांव शस्त्रागार छापा, काकोरी ट्रेन एक्शन, डलहौजी का स्क्वायर बम कांड, या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र। क्लियर? देखिएगा, ओवरऑल हम लोगों ने अभी तक लगाने की कोशिश की है, बट अब हम लोग सीक्वेंस में लगाएंगे। अलीपुर संयंत्र केस कब हुआ है? तो ये हुआ था अलीपुर संयंत्र केस 1908 में। ठीक। चटगांव शस्त्रागार छापा कब पड़ा था? तो चटगांव शस्त्रागार छापा वाला पड़ा है 1930 में। ठीक। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ है? 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ है। डलहौजी स्क्वायर बम कांड कब हुआ है? 1930 में हुआ है। ये 25 अगस्त को हुआ है, 25 अगस्त 1930। जो चटगांव वाला ये 18 अप्रैल है, 18 अप्रैल 1930 है। और दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस, ये आपको पता है 1912 में हुआ है। अब आपको सीक्वेंस में लगाना है, तो पहले नंबर 1 आएगा, फिर नंबर 5 आएगा, 1 और 5 कहीं पर है, 1 और 5, तो हमारा जो ऑप्शन होगा इन्हीं दोनों में से होगा। फिर इसके बाद हमारा 3 आएगा, फिर हमारा 4 आएगा, नहीं, फिर हमारा कौन सा आएगा? फिर हमारा 2 आएगा और फिर हमारा 4 आएगा, यानी 15,324, 15,324, 113 का सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्या? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114, दिए गए कूट का उपयोग करते उनकी घटनाओं को कालक्रम में लगाना है। खेड़ा सत्याग्रह, रोलेट एक्ट, अहमदाबाद मिल मजदूर एवं चंपारण सत्याग्रह। देखिएगा,
अगर मैं खेड़ा की बात करूं तो जो खेड़ा वाला है ये 1918 में हुआ है। क्लियर? खेड़ा कब हुआ है? 1918 में। 1918 में। रोलेट एक्ट कब आया है? 1919 में आया है। अहमदाबाद मिल मजदूर की हड़ताल कब हुई है? ये भी हुई है 1918 में ही, लेकिन अहमदाबाद पहले और खेड़ा बाद में हुआ है। चंपारण सबसे पहले 1917 में हुआ है। तो सबसे पहले हमारा आएगा 4, फिर हमारा आएगा 3, फिर हमारा आएगा 1, फिर हमारा आएगा 2, यानी 43-12 बी। 43-12 और 43-12 का मतलब बी इज़ द राइट ऑप्शन। तो 114 का बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में कांग्रेस के उद्देश्य के तौर पर स्वशासन प्राप्त की घोषणा की गई थी। कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पर पूर्ण स्वराज प्राप्त को स्वीकृत किया गया था। असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था या लंदन में गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी करने का निर्णय लिया गया था। ये कहा जा रहा है कि इस अधिवेशन का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या था 1929 वाले में। क्लियर? तो आपको पता है कि जो 1929 वाला है जो 1929 है, कांग्रेस ने जो लक्ष्य अपना रखा था वो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। क्लियर? तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, यानी 115 का बी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर आते हैं 116 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, इल्बर्ट बिल विवाद ने किस मुद्दे को बढ़ावा दिया था? भारतीय एवं यूरोपीय लोगों के मध्य नस्लीय भेदभाव को, भारतीय सीमाओं पर विशेषकर उत्तर पश्चिमी सीमा पर सुरक्षा को लेकर के, सरकार द्वारा भारतीय मीडिया घरानों को का दमन करना एवं उनका राष्ट्रीयकरण करना। तो आपको पता है जो इल्बर्ट बिल विवाद रहा है ये 1833 में आया हुआ था। क्लियर? मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, इल्बर्ट बिल विवाद कब आया है? 1883 में आया हुआ है। ठीक? और ये जो भेदभाव, ये जो बिल आया हुआ था ये दरअसल जुडिशरी को लेकर के था। एक व्यक्ति थे सीपी एल्बर्ट, और इन्होंने 1833 में न्यायपालिका में भेदभाव को समाप्त करने हेतु एक विधेयक पेश किया। इनका मानना था कि यूरोपीय लोगों ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया था। कानून की प्रणाली के अनुसार एक यूरोपीय न्यायाधीश के द्वारा ही किसी यूरोपीय के मामलों पर विचार किया जा सकता है। योग्यता अन्यायपूर्ण थी एवं तथा ये माना गया कि इसे न्यायपालिका के भारत में जन्मे सदस्यों पर अनावश्यक अवज्ञा एवं अवमानना करने का प्रयास किया जा रहा था। क्लियर? सो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ ए इज़ द राइट ऑप्शन या राइट विकल्प होगा, बाकी सब के सब नहीं होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन एक जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं? फ्रैंक मोरिस, डॉम मोरिस, लुई फिशर या बेब मिलर? तो फ्रैंक मोरिस जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार माने जाते हैं। क्लियर है? वही जवाहरलाल के जो जीवनीकार हैं वो कौन है? फ्रैंक मोरिस हैं। और फ्रैंक मोरिस ने का जो जन्म हुआ है 1907 में बॉम्बे में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, खिलाफत आंदोलन को मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन ने पुनः हिंदू मुस्लिम के बीच की दूरी को बढ़ाया। पहला सही है, दूसरा गलत है, पहला गलत है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो मेरे दोस्त ये जो दिए गए दोनों कथन हैं वो गलत हैं। सो डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन असत्य है? साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ। साइमन कमीशन के गठन का उद्देश्य भारत से ब्रिटिश को प्राप्त राजस्व के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करवाना था। ठीक? तो आपको पता है कि जो बी वाला है, गठन तो 27 में हुआ था, लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये नहीं था। मुख्य उद्देश्य ये नहीं था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वो प्रशासनिक सुधार को लेकर के था। ठीक है, वो क्या था? प्रशासनिक, या मैं यूं कहूँ तो संवैधानिक सुधार। संवैधानिक
संवैधानिक सुधार को लेकर के था। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन, 19 का ए। ठीक, कौन सा पूछा, क्या पूछ रहा है? असत्य पूछा है ना, तो असत्य के तौर पर हम क्या करेंगे, ये नहीं होगा फिर हमारा। कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य तो मेरे दोस्त बी वाला है ना, ये पूछा है हमसे, असत्य पूछा है, असत्य पूछा है। 120 पे हमारा है, यहाँ पे भी सुमेलित नहीं है। 1905 गोपाल कृष्ण गोखले, 1906 दादा भाई नौरोजी, 1907 रास बिहारी बोस और 1910 विलियम वेडरबर्न। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी, 1907 में, 1907 की जो सूरत में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रास बिहारी बोस 1900, रास बिहारी बोस नहीं है, रास बिहारी घोष थे जी। रास बिहारी घोष 1907 में सूरत अधिवेशन जो हुआ था, जहाँ पर उदारवादी और उग्रवादियों को बहिष्कृत किया गया था। मतलब जो उग्रवादी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको कांग्रेस की कार्य प्रणाली से बाहर किया गया था। तो इसके जो सुमेलित नहीं है वो सी, ये रास बिहारी बोस नहीं है, ये घोष है। ठीक, रास बिहारी घोष, दो व्यक्ति हैं, रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 121। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कौन से एक प्रमुख समझौते संपन्न हुए? उग्रवादियों को कांग्रेस में शामिल करना, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता। तो ये दोनों चीज़ें सही हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो 8 साल के बाद में एक बार फिर से सूरत अधिवेशन में जिन लोगों को बाहर किया गया था उन्हें फिर से कांग्रेस में शामिल होने का मौका दिया गया। सो इसका दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? वराक उल मुल्क मुश्ताक हुसैन, नवाब सलीमुल्लाह, आगा खान, सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में। तो मेरे दोस्त, अगर मैं मुस्लिम लीग की बात करूं तो 30 दिसंबर 1906 को ढाका में आयोजित एक बैठक के दौरान जो ढाका के नवाब थे सलीमुल्लाह के नेतृत्व में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन था? वो बराकुल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे तथा इसकी स्थापना का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा को बढ़ाना, मुसलमानों की राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, वहीं पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा फैलाना था। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित की गई और जिसकी अध्यक्षता अमीर अली ने किया था। क्लियर? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? 122 का, 122 का बी इज़ द राइट ऑप्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना सन 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया। गदर पार्टी के द्वारा लंदन में ही इंडियन हाउस या इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 123। सो मेरे दोस्त, जो दूसरा वाला स्टेटमेंट है ये गलत है। गदर पार्टी की जो स्थापना है वो लंदन में नहीं की गई थी। वहीं पे इसी के साथ पहला वाला स्टेटमेंट सही और दूसरा स्टेटमेंट इसका असत्य है। आपको बताना क्या है? असत्य स्टेटमेंट बताना है, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट असत्य है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 124, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? देखिए, 1913 में सोहन सिंह भाकना के द्वारा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट नामक एक संस्थान का गठन किया गया था। इस संस्थान के द्वारा ही गदर नामक पत्रिका निकाली जाती थी, जो उर्दू, अंग्रेजी और मराठी, पंजाबी में निकाला जाता था। फलस्वरूप इसकी पत्रिका का संचालन गदर के नाम से होता था, तो इसके पत्र के नाम पर ही इस पार्टी का नाम गदर पार्टी रख दिया गया। और गदर आंदोलन सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना के द्वारा इनकी गतिविधियों को चलाया जाता था। और इनके जो पथ प्रदर्शक या नेतृत्वकर्ता थे वो कौन है? वो लाला हरदयाल हैं। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सोहन सिंह भाकना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1925 में 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रांतिकारी पेरिस से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करके भारत आया था? तो हेमचंद कानूनगो आए थे। ये आपको पता होना चाहिए। कब आए थे? 1908 में। ठीक, 1908 में। क्वेश्चन नंबर
126, 126। गतिविधियों को कालक्रम में लगाना है। गतिविधियों का मतलब है कि आपको कौन कौन सी घटनाएं घटित हैं। तो दांडी मार्च कब हुआ है, तो आपको पता है मेरे दोस्त, दांडी मार्च हुआ है 5 मार्च 1930 को। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है, अगस्त 1932 को। मैकडोनाल्ड जो घोषणा आया है ये कब आया है, तो ये भी अगस्त 1932 में आया है। और पूना पैक्ट कब हुआ है, तो ये भी सितंबर 1932 में हुआ है मेरे दोस्त। सारी घटनाएं 1932 में घटित हुई हैं। क्लियर। अब इसको आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो सबसे पहले तो आप दांडी मार्च लगा लो। तो दांडी मार्च अगर हम करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर अगस्त, फिर हमारा मैकडोनाल्ड घोषणा पत्र हुआ है, फिर तृतीय गोलमेज सम्मेलन, उसके बाद में पूना पैक्ट। ठीक, ऐसा हुआ है जी, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है जी, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। सबसे पहले दांडी मार्च हुआ है, दांडी मार्च के फिर बाद में मैकडोनाल्ड की घोषणा पत्र आया है, उन्हीं के जस्ट बाद में गांधी और अंबेडकर जी के बीच में पूना पैक्ट हुआ है, और फिर जाके तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पे जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 127। 127 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो 127 कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना की गई थी, या लीग किसके द्वारा किया गया, महात्मा गांधी जी के द्वारा, भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, घनश्याम दास बिड़ला जी के द्वारा, या तेज बहादुर सप्रू के द्वारा। तो 1932 में गांधी जी के द्वारा 1932 में गांधी जी के द्वारा ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग की स्थापना किया गया। इसके बाद में हरिजन सेवक संघ के नाम से इसे पुकारा जाने लगा था, और फिर इसी को क्या कहा गया था, हरिजन सेवक संघ के नाम से इसे पुकारा जाने लगा था। इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो कौन थे, वो घनश्याम दास बिड़ला थे। ये क्या थे, संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, वो घनश्याम दास बिड़ला थे। क्लियर। सो मुझे लग रहा है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो मैं सिर्फ इसका उत्तर आपको बता के आगे चलता हूँ। ठीक है, 1 सेकंड में पानी पी लूँ। ओके, थैंक यू सो मच। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि अब जल्दी से हम सिर्फ आंसर्स को देख लेंगे, बाकी हम इसके सॉल्यूशंस आपको दे देंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर क्या होगा 127 का, तो 127 का आंसर नंबर हो जाएगा इसका महात्मा गांधी। क्लियर। एक बार ज़रूर, लेकिन हाँ एक चीज़ आप कोशिश करिएगा कि इस वीडियो के बारे में आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि मैं चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर सकूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 128। 1937 चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, संयुक्त प्रांत, मद्रास, पंजाब एवं बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 128। सो 128 का आप देखेंगे तो पंजाब और बंगाल में सरकार नहीं बनी थी, बाकी जगहों पे बन गई थी। तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। 1929 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देने के बाद किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक, जल्दी से मैं बता देना, 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को हराया था। पटाभी सीतारमैया को हराने के बाद में इन्होंने अपनी इस कांग्रेस सभा से इस्तीफा दिया था। इस्तीफा देने के बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1939 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। इसके बाद ही इन्होंने
कांग्रेस से इस्तीफा दिया। इस्तीफा देने के बाद में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक राजनीतिक संस्था का गठन किया था। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कब मुस्लिम लीग द्वारा द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो ये 1940 में द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। क्लियर। निम्नलिखित प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रस्ताव स्वीकार किए जाने पर तुरंत भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। वायसराय की कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे। क्वेश्चन नंबर 131 का ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है। अगर मैं बात करूं 131 में इसके दोनों कथन असत्य हैं। क्या पूछ रहा है? विचार करना है। कथन, इसके दोनों कथन असत्य हैं। ठीक, देखिएगा 1900 जो बात करूं मैं निम्नलिखित प्रस्ताव की, तो इसमें कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिए जाने के बाद अनिश्चित भविष्य में की गई है, न कि तुरंत की गई थी। वायसराय की कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव में प्रधान सेनापति भारतीय नहीं होगा यह प्रावधान किया गया था, इसलिए इस मुद्दे को अस्वीकार कर दिया गया और इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी इज़ द राइट ऑप्शन होगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किसके द्वारा क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को दिवालिया होने वाला बैंक कहा गया था? ठीक, तो जवाहरलाल नेहरू ने ये वर्ड कहा था। ठीक, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। वहीं गांधी जी ने उत्तर क्या कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक कहा है। और पटावी सीतारामैया ने कहा था कि जो अगस्त प्रस्ताव का परिवर्धित संस्करण मात्र है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 133। ओके। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन से वार्तालाप के दौरान कांग्रेस का मुख्य प्रवक्ता था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आपको पता होगा कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्रिप्स मिशन के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, राम मनोहर लोहिया के द्वारा, अरुणा आसफ अली के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 1942 में मुंबई के या बम्बई के ग्वालियर वाले टैंक में किया गया था। इस प्रस्ताव का समर्थन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गठित समानांतर सरकार के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? बलिया चित्तू पांडे, सतारा वाई चौहान और तामलुक मानगिनी हजारा। ठीक। 135 का सी इज़ द राइट ऑप्शन। एक सुमेलित नहीं है, बाकी दोनों सुमेलित है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। मतलब ये बोल रहा है कि पैरेलल गवर्नमेंट, और जो सबसे पैरेलल गवर्नमेंट चली थी वो सतारा वाली गवर्नमेंट रही है। क्लियर। 38 क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 38 कुछ क्वेश्चन छूटा है क्या? कोई क्वेश्चन छूटा है क्या? नहीं, छूटा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 138, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाकिस्तान की मांग को नकार दिया गया था, भारत में संघीय शासन की स्थापना की बात कही गई थी, या संविधान सभा के गठन की बात की गई थी? ये तीनों प्रश्न हैं, या ये प्रश्न आपको कंफर्म करना है, क्लियर करना है कि इसके कौन सा ऑप्शन होगा। सो मेरे दोस्त ये तीनों कथन इसके सही हैं और डी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, भारत के आज़ादी के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य JB कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सो मेरे दोस्त आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे, लेकिन माना जाता है वहीं पे भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन तथा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली और ब्रिटिश के जो सम्राट थे वो जॉर्ज षष्ठ थे, यानी 6 वाले भैया थे। तो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी इज़ द राइट ऑप्शन, JB कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 140 और हमारा अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रेजिमेंट आज़ाद हिंद फौज के अंतर्गत गठित नहीं किया गया था? गांधी रेजिमेंट था, नेहरू रेजिमेंट था, आज़ाद रेजिमेंट था, पटेल रेजिमेंट नहीं था। इसी के साथ में आप देखोगे तो ये महिलाओं के लिए एक रानी रेजिमेंट भी बनाया गया था। सो मेरे दोस्त ओवरऑल हम लोगों ने आज अपने 140 प्रश्न कवर कर लिए हैं। ये PCS मंत्रा का पहला प्रैक्टिस सेट था। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। नेक्स्ट टाइम पे हम अपने
पीसीएस मंत्रा का टेस्ट नंबर 2 कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा टेस्ट हम एक ही बार, एक ही मतलब सिंगल टाइम में कवर करें। हो सकता है कि ये क्लास 1.5 घंटे या सवा 1 घंटे की गई होगी, वो क्लास आपको कम से कम 2 घंटे की मिलेगी। मतलब हम 2 घंटे में 140 प्रश्नों को कवर करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, जो चीज़ें आपको लग रही हैं, क्या क्या आप चाहते हैं, कमेंट के बारे माध्यम से एक बार हमें आप ज़रूर अवगत करें, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि आप और बेहतर क्या चाहते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।